हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। तो आज हम क्या करेंगे, अपना जो बीपीएससी 102 जो कोर्स है उसको स्टार्ट करेंगे हम। तो उसकी सबसे पहली यूनिट आज हम करेंगे द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पूरी यूनिट में आपको समझ आ जाएगा कि कैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे फ्रेम हुआ। मीन्स ब्रिटिश के टाइम से कुछ एक्ट जो थे वो बनाए गए और फिर धीरे 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 कौन से अदर कुछ एक्ट आए और फाइनली फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया। तो इसमें एक पूरी प्रोसेस समझा रखी है ना। तो वो हम देखेंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है। देखो, सबसे पहले तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में है कुछ डेट, आप ध्यान रखें कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडोप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को एक तरीके से पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनलाइज्ड हो गया था। ठीक है, कंप्लीट हो गया था। लेकिन हमने इसको लागू नहीं किया। हमने जो इसको ये कमेंसमेंट का मतलब ही होता है जब लागू होना। तो किस डेट से लागू हुआ, तो वो हुआ 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, अब इन चीज़ों में आप अंतर ध्यान रखना। कई बार ना क्या होता है कि हम पूरी ग्रेजुएशन तक पढ़ जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता इसमें अंतर क्या है। देखो, हुआ क्या था, 26 जनवरी डेट क्यों इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी जो है वो हम मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं इसके पीछे शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो वो मैं बता रहा हूँ। 26 जनवरी क्या हुआ था, ये बात है 26 जनवरी 1930 की। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है ना, उसने अपने आप को, या मैं सिंपल बात करें कि फर्स्ट अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। फिर से बोल रहा हूँ, आप कहेंगे कि 1930 में तो हम आज़ाद नहीं हुए थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हम आज़ाद नहीं हुए थे। लेकिन 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने डिक्लेयर कर दिया था, उसने एक तरीके से सेलिब्रेट कर दिया था इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो ये जो 26 जनवरी 1930 से ही जो ये 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस रही है, और इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ फिर वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक है, बाकी बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए ये। नेक्स्ट आते हैं अब इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक पूरी जर्नी, जैसे हम बात करें ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब पहले हम बंदर थे, फिर किस तरीके से उससे विकास होता है। डार्विन ने यही तो बताया ना कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे इवोल्यूशन है, इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें हम पूरी घटना देखेंगे 1858 से 1935 तक। तो ये कुछ नहीं है, ये जस्ट बेसिक सी चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड राइट्स हैज़ स्टार्टेड मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, मीन्स कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बहुत पहले ही जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। ठीक है, ये हुई बेसिक चीज़ सबसे पहले। फिर हम बात करते हैं, अब सबसे पहला एक्ट उठाते हैं। ठीक है, वो एक्ट है ये 1858। ठीक है, यहाँ से आपको शुरू करना है। आप तो सबसे पहले देखो, अगर ऊपर भी थोड़ा चलें हम, तो इसमें बस ये लिख रखा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पावर शिफ्ट की ब्रिटिश क्राउन में। मीन्स जो राजा थे, क्वीन जो या महारानी थी ब्रिटेन की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर शिफ्ट की ब्रिटेन के ताज में। ठीक है, फिर वहाँ से वो पावर आई ब्रिटेन पार्लियामेंट में, और इस तरीके से पावर का शिफ्ट हुआ है। तो सबसे पहले जो एक्ट बना था वो बना था 1858 का एक्ट। तो आप ये ध्यान रखें, जब भी आप इवोल्यूशन लिखें ना, तो उसमें सीधा आप फिर जब फर्स्ट एक्ट लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ दीज अदर एक्ट। मतलब एक्ट तो बहुत बने थे 1858 से 1935, लेकिन उसमें जो सबसे शुरुआत में हम लिखेंगे वो लिखेंगे 1858 का एक्ट। ठीक है, इसमें क्या था, तो ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये आप देख लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। बस बेसिक बेसिक चीज़ें आप थोड़ी ध्यान रखो कि जैसे इसमें कहा गया कि दोनों तरीके का पावर स्ट्रक्चर होगा, सेंट्रलाइज्ड भी और डिसेंट्रलाइज्ड भी। सेंट्रलाइज्ड जो पावर स्ट्रक्चर है उसका मतलब है कि जो बड़े बड़े जो मेन डिसीजन है वो क्राउन लेगा। क्राउन मतलब ब्रिटेन का जो ताज है, जो वहाँ रानी है।
ठीक है ना, वो डिसीजन लेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में क्या था, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर का मतलब है जो प्रिंसली स्टेट हैं, मीन्स जो ब्रिटेन या ब्रिटिश के अंडर नहीं आते, जो राजा रजवाड़े हैं अलग से, तो उनके पास अपनी अलग से पावर होगी, लेकिन वो अपने इंटरनल जो मैटर हैं, याद रखना इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में एक बात ये थी कि इंटरनल मैटर को लेके वो फ्री हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कहीं पे कोई राजा रजवाड़ा है, कोई राजा है, ठीक है, तो वो अपने एरिया में अपने इंटरनल मैटर के लिए वो फ्री है, वो जैसा चाहे डिसीजन ले सकता है। लेकिन अगर उसको किसी बाहर किसी देश के साथ कोई संधि करनी है, समझौता करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, व्यापार करना है, तो उस केस में ब्रिटेन वाले जो हैं, ब्रिटिश जो है, वो उनसे पूछ के ही करेंगे। ठीक है, तो ये एक मेन चीज़ थी 1858 के एक्ट में। दोबारा बताता हूँ, इसमें मैंने बोला कि जो सेंट्रलाइज जो स्ट्रक्चर है, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर और डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो मेन जो एरियाज हैं, जैसे मैंने कहा डिफेंस है, सिक्योरिटी है, फाइनेंस, टैक्सेशन, ये जो रिलेटेड मैटर हैं ना, ये सारे के सारे आ जाएंगे ब्रिटिश के अंडर। तो वहाँ ब्रिटेन की जो महारानी है वो वहाँ से रूल प्रॉपर देगी, या वहाँ से वो निगरानी रखेगी, किसके तहत, सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर के तहत। डिसेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर का मतलब मैंने बताया जो प्रिंसली स्टेट हैं, जो राजा रजवाड़े जो हैं, वो क्या करेंगे, वो इंटरनल अपने मैटर्स में तो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जब भी उनको बाहर कोई संधि करना हो, कोई एग्रीमेंट करना हो, किसी भी तरीके का कोई बाहर देशों के साथ संबंध बनाने हो, तो वो ब्रिटेन या ब्रिटिश से पूछ के ही वो करेंगे, ये प्रिंसली स्टेट वाले। ठीक है ना, तो ये सबसे मेन था 1858 एक्ट में। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा अगर हम बात करें कि उसमें 1858 जो एक्ट था, उसी में जो सबसे मेन जो पावर जो थी इंडिया में, जो पर्सन होगा जो सबसे पावरफुल, वो कौन होगा, वो होगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है ना, इसको कौन नियुक्त करेगा इस सेक्रेटरी को, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नियुक्त करेगा क्राउन, मीन ब्रिटेन का जो क्राउन है, वहाँ की महारानी जो है, वो इसको नियुक्त करेगी। ठीक है ना, और इसको असिस्ट करेंगे, इसको जो सहायता देंगे वो 15 मेंबर देंगे, जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा गया। ठीक है ना, तो ये एक कुछ बेसिक बात हुई 1858 एक्ट की। अब आगे चलते हैं हम सीधा, अब आते हैं 1909 में। तो बीच के एक्ट आपको याद नहीं रखने, 1858 के बाद डायरेक्ट आप जंप कर जाओ 1909, तो इंडियन एक्ट 1909, इसी को ही याद रखना। ये साइड में मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप ध्यान रखें, ये इसमें नहीं दे रखा है इग्नू वाली बुक में, तो आप जब भी आंसर में लिखे तो आप लिखें इंडियन एक्ट जो 1909 था, 1909 का जो एक्ट है, उसी को ही बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो था उसमें क्या था, तो उसमें जो सबसे जो एक मेन चीज़ थी ना, वो याद रखना, इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की। मीन्स इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और सेपरेट इलेक्ट्रोड होना चाहिए। ये सेपरेट इलेक्ट्रोड वर्ड बार बार आएगा, तो आप ध्यान से सुने। सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि किसी एरिया में मान लो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है, तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते हैं और कोई वोट नहीं कर सकता। तो ये होता है सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब। तो ये तो साफ तरीके से, एक तरीके से डिवीजन है ना, ये तो वही हो गया कि फूट डालो राज करो की नीति। इसीलिए 1909 का जो रिफॉर्म है, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, इसको लेके विरोध किया गया इंडियन लीडर्स के द्वारा। और क्यों किया गया, वो सबसे बड़ा कारण मैंने बताया कि इस में एक्ट में स्पेशली ये बात की गई थी कि अलग से रिप्रेजेंटेशन होगा मुस्लिम कम्युनिटी का, सेपरेट इलेक्ट्रोट की बात इसमें की गई थी, तो ना यही मैंने यहाँ पे ये साइड में देखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको पोज करके और ज़रूर उतार लें। इसमें एक दो बातें और हैं, वो ये हैं कि जो सत्येंद्र पी सिन्हा, ये फर्स्ट इंडियन मेंबर थे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे। मींस उस इसमें क्या था, 1909 में ये भी बात की गई थी कि इंडियन जो पीपल हैं उनका भी कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा। तो उसमें जो सबसे पहले जो पर्सन थे, ठीक है ना, उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में, तो वो थे सत्येंद्र पी सिन्हा। एक ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी आप इजीली मैंने लिखा हुआ है वो आप पढ़ लेंगे, और सेपरेट इलेक्ट्रोड के बारे में आप जरूर लिखें। ठीक है, 1909 का एक्ट जब भी आप लिखें, और मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी इसको कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको क्रीम बता रहा हूँ, आपको इतना ही याद रखना है। अब आते हैं 1919 का एक्ट।
इसके लिए भी मैं आपको बता दूं 1919 का जो एक्ट है, इसमें ये मैंने साइड में जो लिखा हुआ है ना, बस आप इतना ही ध्यान रखें कि 1919 का जो एक्ट है इसको मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1919 के इन जो इंडियन एक्ट है उसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म। इसके मेन प्रोविजन क्या थे, तो इसके मेन प्रोविजन ये 8-9 प्रोविजन थे, ये भी मैंने लिखे हुए हैं, तो आप इसको पोज करके आराम से इसको देख सकते हैं। बाकी इसमें मैं मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ। इसमें क्या है कि काउंसिल जो है वो 2 चैम्बर होंगे, मीन्स द काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मीन्स बाई कैमरल गवर्नमेंट की इसमें बात की गई है, बाई कैमरल हाउस। बाई कैमरल का मतलब भी होता है 2 हाउस, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस है, उसी तरीके से है यहाँ पे, ठीक है ना। 2 काउंसिल की बात की गई है, 2 चैम्बर की बात की गई है, जिसमें एक होगा काउंसिल ऑफ द स्टेट और एक होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब मेन होगी ये बॉडी, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब इसमें प्रिंसली स्टेट और ये सब के भी मेंबर्स आ जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर इसमें हम बात करें कि वही है कि सेम मैंने कहा, जो सेंट्रल जो काउंसिल है वो मेन जो बड़े बड़े इशू हैं वो जो मेन सेंट्रल जो इशू हैं वो देखेगा, और स्टेट जो काउंसिल है वो अंदर राज्य रजवाड़े और अंदर जो स्टेट हैं उनके से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको देखेगा, ठीक है। और तो ये आप इसको पोज करके इसमें से आप अपना एक काम की चीज़ें उतार लेना, ठीक है। और बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बता दी है इसमें। अब आते हैं हम 1919 के बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्ट, ठीक है। तो 1935 का जो एक्ट है इसको लेके भी आप चाहें तो यहाँ से जो ये मैंने येलो कर रखा है ना, ये यहाँ तक 1.22 यहाँ तक, इसकी बजाय आप क्या करें, इसको मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक सेपरेट नोट्स बनाए थे आप लोगों के लिए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं, देखो, फीचर ऑफ दिस एक्ट। फीचर ऑफ दिस एक्ट मतलब 1935 का जो एक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1935 के एक्ट से ही हमने काफ़ी सारी चीज़ें ले करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडोप्ट की हैं। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो क्या है, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 टायर गवर्नमेंट होगी। उसमें सबसे ऊपर होगा जैसे सेंटर, फिर होगा स्टेट और एक होगा कॉन्करेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आज है भी ये। देखो 3 तरीके की लिस्ट होती है, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट। सेंटर लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिसमें सिर्फ राज्यों के पास अधिकार होता है कानून बनाने का। और कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें दोनों के पास अधिकार होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सेंट्रल जो लिस्ट है ना, जैसे उसमें आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मान लो हमें कानून बनाना है कोई डिफेंस से रिलेटेड, कोई इंटरनेशनल कोई संधि करनी है, हमें कोई एग्रीमेंट करना है, तो इस तरीके के जो इशू होते हैं, जो नेशनल लेवल पे जो इशू होते हैं, बजट आपको पता ही है जैसे, तो वो क्या है, वो सेंट्रल के अंडर आ जाएगा। रेलवे वगैरह जैसे ये सब क्या है, ये सेंटर के अंडर है। स्टेट का क्या हो गया, जैसे स्टेट अपनी कोई ज़मीन है, ठीक है, और इसके अलावा वहाँ का कोई हेल्थ सेक्टर है, तो ये आ जाएगा स्टेट के अपने अपने अलग अलग वो अपने कानून बना सकते हैं। कॉन्करेंट मतलब एजुकेशन है, एजुकेशन दोनों में आता है, सेंटर पे ही उसके ऊपर कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो इस तरीके से 3 जो पावर का जो डिवीज़न है उसकी बात की गई थी इस 1935 एक्ट में, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो दूसरा है 1935 एक्ट में, उसी में ही जो एबोलिस्ट डायरची का मतलब क्या है, याद करो, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया 1919 का जो एक्ट है उसमें 2 चैम्बर की बात की गई थी, 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी, मीन्स सेंट्रल असेंबली और स्टेट असेंबली। तो ये उसको ख़त्म करने की बात करती है, और ये 3 गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की ये बात करती है ना। तो ये चीज़ इसी से रिलेटेड है, फर्स्ट से रिलेटेड है। तीसरी जो चीज़ है इसमें है कि कुछ इसमें ना इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म, मतलब 6 आउट ऑफ 11, टोटल देखो 11 प्रोविनेंस थे, इन्होंने लिस्ट बनाया मीन्स ब्रिटिशर ने, तो टोटल 11 जो प्रोविनेंस थे उसमें से 6 प्रोविनेंस कौन कौन से, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और ये यूनाइटेड प्रोविनेंस। यहाँ पे बाई कैमरलिज्म की बात की गई। बाई कैमरलिज्म मीन्स लोअर हाउस और अपर हाउस,
तो 11 में से 6 जगह ये जो मैंने बताई, इसमें बात की गई 2 हाउस की, और बाकी जो बचे उनमें सिंगल हाउस की बात की गई। ठीक है, तो ये इसमें एक ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने मैं बात कहूँ कि इसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड की भी बात की गई थी, स्पेशली डिप्रेस्ड जो क्लास है, SC ST वुमेन लेबर फोर्स, इससे रिलेटेड, लेकिन ये हमने नहीं अपनाया। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूट हमारा बना, मीन्स कुछ कुछ चीज़ें 1935 एक्ट की हमने अपनाई थी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ तो स्पेशल 1935 का एक्ट देख रहे हैं, तो उसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात भी की गई थी। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सेपरेट जो इलेक्ट्रोड है वो गांधी भी खिलाफ थे उसके। ठीक है, अंबेडकर तो इसके पक्ष में थे, ठीक है, लेकिन गांधी खिलाफ थे। गांधी को लगता था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड से समाज का डिवीजन और ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसको एस्टेब्लिश करने की बात इसी में की गई थी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो 10% जो पॉपुलेशन है उसको वोटिंग राइट दिया जाएगा, ये एक बात की गई थी इसमें। और इसके अलावा जो 1858 एक्ट के तहत जो काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक की फॉर्मेशन जो की गई थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आज हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी बोलते हैं, UPSC, जो IAS IPS ऑफिसर की नियुक्ति करता है, तो उसको उसकी बजाय, मीन्स वो UPSC तो हमने बाद में चेंज किया है, लेकिन पहले उसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1935 एक्ट के तहत। ठीक है, और फेडरल कोर्ट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट नाम पड़ा, लेकिन पहले उसको फेडरल कोर्ट कहा गया, तो फेडरल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की इसमें बात की गई है। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप सेम इसको पोज करके और चाहें तो अपनी कॉपी में उतार सकते हैं जो आपके काम के लगे। ठीक है ना, मेन मेन चीज़ें तो उतार ही सकते हैं। तो वापस चलते हैं हम अपना। तो ये मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ कि 1935 का एक्ट है, तो यहाँ से आप ना करें, जो मैंने अभी आपको नोट्स दिखाया आप वहाँ से उतारें। 1919 का जो एक्ट जो मैंने आपको बताया, तो वो भी आप अपनी इग्नू की बुक से ना देखें, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बेकार की भाषा में लिखा हुआ है, तो वो मैंने यहाँ साइड में उतारा हुआ है, ये कि जिसको 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। और इसमें जो भी पॉइंट हैं, तो ये स्क्रॉल में कर रहा हूँ, तो आप इसको पॉज करके आराम से आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, तो 1935 एक्ट तक हमने बात की। अब नेक्स्ट हमारा चलते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928, ये क्या है। देखो हुआ क्या, आप याद रखना, नेहरू का नाम सुनते ही हमें लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही नेहरू थोड़ी न हुआ है इंडिया में। तो आप याद रखें, ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये है मोतीलाल नेहरू के नाम पे पड़ी है। तो ये भी मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट इसमें पजल हो जाते हैं, स्टूडेंट को लगता है जब भी नेहरू वर्ड होगा इसका मतलब पंडित नेहरू, नहीं भाई। हुआ क्या था कि नेहरू जो रिपोर्ट है ये किसके नाम पे पड़ी, तो ये पड़ी मोतीलाल नेहरू के नाम पे। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू के मीन्स उसके अध्यक्ष थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी के, इसीलिए उनके नाम पे ये रिपोर्ट इसका नाम पड़ा, जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट 1928। अब ये है क्या, तो ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये फर्स्ट एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया था इंडियंस ने, मीन्स इंडियन लीडर ने एक अपना ड्राफ्ट किया तैयार, जिसमें वो बताते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडिया का वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब तक जो हमने ऊपर एक्ट देखे जितने भी, वो ब्रिटेन के माइंडसेट से हैं, मीन्स ब्रिटेन ने क्या सोचते थे, ब्रिटेन का क्या व्यू था, उन्होंने किस तरीके के कानून लेके आए, वो ब्रिटेन का सारा हमने देखा। लेकिन अगर आप पूछो कि इंडिया का, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फर्स्ट इंडियन इनिशिएटिव, सबसे पहले इंडियन का इनिशिएटिव क्या था कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो हमने एक फ्रेमवर्क बनाया, हमने एक ओवरऑल ढांचा बनाया कि जब भी हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा तो हम ये चीज़ें शामिल करेंगे, मीन्स एक प्रॉपर उसमें कुछ स्ट्रक्चर दे रखी थी, कुछ बातें थी, कुछ प्रोविजंस थे, तो वो इंडियन जो लीडर्स ने तैयार किया और उसी को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट क्यों है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू उसके हेड थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है नेहरू रिपोर्ट। और कुछ इसमें नेहरू रिपोर्ट में कुछ कुछ बातें हैं, वो क्या हैं कि जैसे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में सबको वोटिंग का राइट मिलेगा। ठीक है ना, इसके अलावा इंडिपेंडेंट मीन्स प्रॉपर फ्रीडम हमें मिलेगी, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट की उसमें बात की गई थी, वुमेन को भी और हर एक किसी को अधिकार मिलेगा वोटिंग राइट का, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं।
ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें बस बेसिक सी चीज़ याद रखनी है कि अच्छा नेहरू रिपोर्ट में ये सब चीज़ें भी हमने ऐड की थी कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो हम सबको वोटिंग राइट देंगे, सबको फंडामेंटल राइट देंगे, ठीक है, सबके जो कोई अधिकारों की रक्षा होगी, सबको जस्टिस मिलेगा। तो ओवरऑल ये सब बातें थी इसमें, ठीक है, ये हैं सारी। नेक्स्ट अब आते हैं हम क्रिप्स मिशन। ये भी आप कुछ ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रिप्स मिशन, और ये कुछ और आगे जो चीज़ें आएंगी। तो देखो इसमें होता क्या है, ये बात है कि 1942, ठीक है ना, तो 1942 में क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर भी हो रखा था उस दौरान, वर्ल्ड वॉर सेकंड। और उसी दौरान क्या होता है, ब्रिटेन में नई गवर्नमेंट बनती है, मींस लेबर गवर्नमेंट वहाँ की, जैसे अपने यहाँ बीजेपी कांग्रेस है ना, उसी तरीके से वहाँ लेबर पार्टी जो है वो जीत जाती है। तो ध्यान से सुने, मैं कह रहा हूँ कि ब्रिटेन में एक तो लेबर पार्टी जीत जाती है, और दूसरा वर्ल्ड वॉर उस समय जो चल ही रहा था, तो उसमें ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश उसकी बहुत बुरी तरीके से मीन्स उसको नुकसान भी होता है। तो ये दो कारण थे कि एक तो लेबर गवर्नमेंट का वहाँ आना, और लेबर गवर्नमेंट चाहती थी कि यार इंडिया में जो प्रॉब्लम्स जो है ये सेटल हो और हम वहाँ उनको पावर शिफ्ट कर दें अब, ठीक है, इसका मतलब पावर शिफ्ट करने की सोच रहे थे ब्रिटेन वाले, ठीक है ना। तो उसी के लिए वो 1942 में क्या करते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक अपना मेंबर भेजती है, मेंबर्स मीन्स एक टीम भेजती है जो आके यहाँ पे देखेगी कि कैसे कैसे इंडियंस को हमें पावर देनी है, ठीक है। तो उसी के जो अध्यक्ष थे, वो जो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जो पूरा एक कैबिनेट भेजा था, उसके अध्यक्ष का नाम है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और इन्हीं के नाम पे ये नाम पड़ा है क्रिप्स मिशन, ठीक है। अब इसमें था क्या क्रिप्स मिशन में, तो जो क्रिप्स मिशन में कुछ प्रपोजल दिए गए थे, वो क्या था, पहला है डोमिनो स्टेटस। आप प्लीज इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनो स्टेटस का मतलब ही है कि जैसे जो इंपॉर्टेंट इशू है, जैसे मिलिट्री, किसी दूसरे देश के साथ अगर हमें संधि करनी है, फाइनेंस रिलेटेड मैटर, इन सब को देखेगा ब्रिटेन, और वैसे हम आपको आज़ाद करते हैं। देखो आप ध्यान से सुने एक बार, मीन्स ये यूं कह रहे हैं क्रिप्स मिशन वाले कि ठीक है भाई, हम आपको फ्री कर देंगे, हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन आपको पूर्ण मीन्स एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस ना मिले, कि आपको डोमिनो स्टेटस मिलेगा। तो डोमिनो स्टेटस का मतलब ही है कि जो मेन मेन जो इश्यूज हैं ना, वो स्टिल ब्रिटेन के हाथ में रहेंगे। तो आप सोच के देखो एक बार, मुझे यूं बताओ, क्या जो इंडियन लीडर हैं वो इसको स्वीकार करेंगे, या क्या इंडियन लीडर ने स्वीकार किया होगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो यही है, तो ये जो क्रिप्स मिशन है ना, ये फेल है, क्योंकि हम कई बार हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि क्रिप्स मिशन फेल्ड। तो पहली बात, क्रिप्स मिशन क्या है, मैंने आपको वो बताया कि वहाँ पे जब लेबर पार्टी जीतती है ब्रिटेन में, तो वो चाहती है कि इंडिया में आके यहाँ के लोगों को आज़ाद किया जाए कुछ शर्तों पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो फिर एक मिशन भेजते हैं कैबिनेट का, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स, उसी के नाम पे क्रिप्स मिशन पड़ा। और क्रिप्स मिशन का जो सबसे बड़ा प्रपोजल था वो था डोमिनो स्टेटस प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं और आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ फिर मैंने आपको बताया फेल हो जाता है, क्योंकि जो कांग्रेस है और से मुस्लिम लीग दोनों ही इस चीज़ को, इसके क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते। मुस्लिम लीग तो चाहती थी कि हमें अलग से बिल्कुल हमारा अधिकार मिले, ठीक है, हमें अलग से वोटिंग राइट मिले, तो वो अपनी ही डिमांड कर रखी थी उन्होंने पाकिस्तान की, ठीक है। और इंडियन जो लीडर्स थे वो वैसे नहीं चाहते थे कि ये डोमिनो स्टेटस नहीं, हमें एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये है क्रिप्स मिशन। दूसरा हम चलते हैं कैबिनेट मिशन। तो कई स्टूडेंट ये गलतफहमी में जीतते हैं कि कैबिनेट मिशन ही क्रिप्स मिशन है, तो नहीं, एक नहीं है, ये अलग अलग है। कैबिनेट मिशन क्या है, तो ये थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो पहले हमने देखा कि जो क्रिप्स मिशन है वो फेल हो जाता है, तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर से एक दूसरा डेलीगेशन मीन्स दूसरी एक टीम भेजती है कैबिनेट मेंबर्स की, जिसको कहा गया है कैबिनेट डेलीगेशन या फिर कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। इसमें 3 मेन मेंबर थे, जिनके नाम क्या क्या हैं, तो लॉर्ड पैथी लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और मिस्टर एवी अलेक्जेंडर, ठीक है ना। तो ये 3 मेंबर्स इसमें जो हैं कैबिनेट मेंबर होते हैं, इनकी जो पूरी टीम है, जो मीन्स पूरी टीम को ये 3 मेंबर लीड कर रहे थे। तो ये कैबिनेट जो मिशन प्लान है, जिसी को कैबिनेट डेलीगेशन या कैबिनेट मिशन भी कहते हैं, ये आता है सेम ब्रिटेन की साइड से, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें भी सेम चीज़ थी। देखो इसमें क्या है, जो ये कैबिनेट डेलीगेशन है ना, ये कुछ रिकमेंडेशन देता है,
और रिकमेंडेशन क्या थी, ये वैसी ही थी जैसे क्रिप्स मिशन की थी। इसमें यही है, देखो फॉरेन अफेयर्स जो होंगे, डिफेंस से रिलेटेड जो मैटर होंगे, ठीक है, ये सारे जो हैं ये कौन देखेगा, ये देखेगा ब्रिटिश। ठीक है, इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट है उनको इन्होंने कहा कि जो प्रिंसली स्टेट है वो चाहे तो अलग से देश बन सकते हैं, वो चाहे तो इंडिया में मिल सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सोच के देखो आप, अब ये भी कोई इंडियन लीडर क्यों स्वीकार करेगा भाई, इंडियन लीडर्स या कोई भी आप भी होते तब भी आप क्यों ही कहते कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, ये सब ऊपरी ऊपरी बातें नहीं चाहिए कि कुछ जो इश्यूज हैं वो ब्रिटेन के हाथ में रहेंगे, कुछ अधिकार आप अपने हाथ में ले लो। प्रिंसली स्टेट को हम कहते हैं कि आप चाहो तो इंडिया में ज्वाइन कर सकते हो, चाहे तो आप अलग से अपना इंडिपेंडेंट देश बना सकते हो। तो सेम ये मिशन भी फेल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ साइड में देखो मैंने लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपकी इग्नू वाली बुक में नहीं है, इसमें मैंने लिखा हुआ है रिएक्शन टू द कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसको आप जरूर अपनी कॉपी में लिखें प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये इसकी रिएक्शन क्या हुई, मीन्स हमारे लीडर ने कैसे उसको रिएक्ट किया। तो उसमें सबसे पहले तो भैया कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने कुछ प्रपोजल्स को जो एक्सेप्ट किया, लेकिन सारे प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक है ना। और खासकर जो कांग्रेस जो अगेंस्ट थी वो थी डिसेंट्रलाइज पॉलिसी के, मींस जो वो उनका ये था कि भाई कुछ प्रिंसली स्टेट चाहें तो वो अलग से अपना राज्य बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट वो कंट्री अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ जो आइडिया थे उनके कांग्रेस बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि कांग्रेस को यही था या उनके लीडर्स को यही लगता था कि ऐसे तो देश के टुकड़े हो जाएंगे। और मुस्लिम लीग का जो है वो सेम था, मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमारा अलग से इंडिपेंडेंट पाकिस्तान बने, ठीक है। तो वो भी इसके खिलाफ थे। तो इस तरीके से आप इसमें कुछ पॉइंट है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी के बाद क्या हुआ, 27 जुलाई को मुस्लिम लीग अपनी एक मीटिंग बुलाती है और जिन्ना उसके अध्यक्ष होते हैं बॉम्बे में, और वहाँ पे वो स्पेशली डिमांड करते हैं पाकिस्तान की। ये बात है कब, 27 जुलाई की। और 29 जुलाई को ही वो डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर देते हैं जिन्ना। और डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब ही है कि अब हम पाकिस्तान लेके ही रहेंगे या पाकिस्तान बनाकर ही रहेंगे। तो डायरेक्ट मिशन डे भी आप ध्यान रखें, डायरेक्ट एक्शन डे, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा अब हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो आपसे कोई पूछे कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी तो क्या उसके मेंबर इलेक्टेड थे, मीन्स इलेक्शन के द्वारा चुने गए थे, तो आप कहेंगे नहीं, इलेक्शन के द्वारा नहीं चुने गए थे। उनका जो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए थे। तो ध्यान रखें कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे वो इनडायरेक्टली चुने गए थे, ठीक है ना। तो लोगों ने उनको नहीं चुना था। लेकिन अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई लोगों ने तो चुना नहीं था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसको लोगों ने तो चुना नहीं था, तो ये चीज़ तो गलत है। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, उस समय यार देश के हालात बहुत ख़राब थे, ठीक है। देश जो है उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम मिल के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं जो बहुत बेस्ट हो। तो पहले चुनाव कराना, फिर लोगों को चुनना, और वैसे भी चुनाव उस दौरान इतना इजी नहीं था क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं था ये सब चुनाव सिस्टम और ये सब सारी बातें। तो हुआ क्या कि इनडायरेक्ट इलेक्शन किए गए, हाँ, लेकिन उस इनडायरेक्ट इलेक्शंस में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा गया, और वो ये कि जो लोग होंगे वो हर एक तबके से होंगे, हर एक मीन्स माइनॉरिटी से भी होंगे, ठीक है, एससी से, एसटी से, जनरल कैटेगरी से, सिख भी होंगे, हर कैटेगरी के लोगों को उसमें शामिल किया गया असेंबली में। पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग थे, लॉयर मीन्स लॉ के जानकार थे, सोशलिस्ट लोग थे, कैपिटलिस्ट लोग थे, हर तरीके के तबके के उसमें लोग थे, ठीक है। तो आप याद रखें जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप पॉजिटिव में ही लिखेंगे कि नो डाउट जो हमारे जो लीडर्स थे, मीन्स सॉरी कैबिनेट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, बट दे आर स्टिल एलिजिबल एंड दे आर स्टिल रेलिवेंट फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने वो अपना काम अच्छे से फिर किया भी है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट हैं, ये आप इसमें आराम से देख सकते हैं। और कुछ कुछ पॉइंट जो मैं आपको बताऊं, जैसे उसमें सिंपल से पॉइंट हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट मेंबर थे, नो डाउट कांग्रेस की अपनी टीम थी उसमें तो सारे तरीके के मेंबर थे ही, लेकिन कुछ नॉन कांग्रेस लीडर भी थे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में थे, जिसके नाम है बी आर अम्बेडकर, एस पी मुखर्जी, एन जी ये आयनगर, ठीक है, और आयंगर है, सॉरी आयंगर,
ठीक है, और ए के अय्यर, इस तरीके से। तो कुछ आप उसमें मेंबर जरूर लिखें, ये आपके आंसर जो है उसको अच्छा बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि उसमें हर एक रिलीजन कम्युनिटी से भी लोग थे, और ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, हर एक सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से लोग थे इसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, और हर एक तरीके की चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया इस असेंबली में। ठीक है, इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, तो उन्होंने डिफरेंट जो वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको स्टडी किया, उनको पढ़ा, और इंडियन नीड के हिसाब से, जो इंडिया को के हिसाब से सही बैठता था, वो सब चीज़ें हमने अपनाई। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लुएंस, जो मीन्स पावरफुल जो फेस थे, जो आपको अपने आंसर में लिखना है, उसमें नेहरू आप लिखें, अंबेडकर लिखें, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल लिखें, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, और के एम मुंशी। तो ये सारे कुछ लोग हैं, आप लिखें जो इम्पोर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इसके अलावा जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो उसमें पूरा लिखने का काम, उसको चेक करने का काम, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे, हेड थे, वो बी आर अम्बेडकर। इनका रोल भी बहुत बड़ा था। ठीक है, इसके अलावा जो ये राजेंद्र प्रसाद थे, ये प्रेसिडेंट बनाए गए उस दौरान। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, आपको पता ही है, जब हम आज़ाद हुए तो नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, और जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। होम मिनिस्टर जो थे, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जिसको हम बोलते हैं, तो वो कौन थे? वो थे ये पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। तो कुछ कुछ पोस्ट या कुछ कुछ जो चीज़ें हैं आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो हमारी 1946 से 1949 के बीच जो कॉन्स्टिट्यूशन बना। आप प्लीज़ इसमें ध्यान रखें, 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूट को बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो इसको पूरा आप याद रखें, 2 साल 11 महीने और 17 दिन। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हुआ कि जब 9 दिसंबर 1946 को, जब सबसे पहला जो इनॉग्रेशन सेक्शन में सबसे पहले जो मीटिंग बुलाई गई थी कि भाई अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो 1946 9 दिसंबर को जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें 296 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना, और ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैसे मैंने बात किया आपको कि नेहरू का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया 13 दिसंबर को। ये आपको मैं बता दूं कि नेहरू का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, तो ये हम अगली अपनी 3rd यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी आप इतना ध्यान रखो कि नेहरू ने ये जो हमने 26 जनवरी 1928 की जो बात की थी, याद करो, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया था। ठीक है ना, तो सॉरी 26 जनवरी 1930, तो 13 दिसंबर की बात है ये। 13 दिसंबर 1946 को जो ये असेंबली में नेहरू का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया, उसमें यही था कि नेहरू ने ना अपना एक रिजोल्यूशन पेश किया था बहुत पहले, और उस रिजोल्यूशन में उन्होंने कुछ बातें की थी कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, सभी को फंडामेंटल राइट मिलेंगे, लोगों को अधिकार मिलेंगे, कैसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी लेके चलेंगे, ये बेसिक चीज़ें। तो वो अभी इसमें नहीं लिखनी है, जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब उसकी मीटिंग हुई तो उसी के बाद फिर 13 दिसंबर को नेहरू ने अपना रिजोल्यूशन पेश किया, और वो जो नेहरू का ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है, उसका नाम ही है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसमें से बहुत सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाई भी गई। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इंपॉर्टेंट कमेटी कौन कौन सी थी। तो एक यूनियन पावर कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन नेहरू थे। फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी से रिलेटेड एक कमेटी थी, एक स्टेयरिंग कमेटी थी। इसके अलावा एक प्रोविडेंशियल कॉन्स्टिट्यूट कमेटी थी, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। तो ये सारी कमेटी याद ना रखें, बस आप कुछ कुछ ध्यान रखें कि कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी भी थी, जिसमें यूनियन पावर कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी, प्रोविडेंशियल। अब देखो इसमें नाम से ही समझ आ रहा है कि प्रोविडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का मतलब जो प्रोविडेंशियल स्टेट थे हमारे, जो राजा रजवाड़े थे, तो उनसे रिलेटेड कोई भी मुद्दा उठता है तो वो ये कमेटी देख लेगी। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई भी मुद्दा उठता है तो ये अपनी जो कमेटी है ये देख लेगी। इस तरीके से कमेटी जो है वो बनाई गई थी, जिससे काम जो है उसको ईजी हो जाए, क्योंकि हर चीज़ आप डिबेट तो नहीं कर सकते ना असेंबली में। तो कुछ जो मुद्दे हैं उनको कमेटी के पास भेजा जाएगा, और कमेटी में एक्सपर्ट लोग होंगे जो बहुत अच्छे से जानकार होंगे उन चीज़ों के, और फिर वो अच्छे से पहले
अच्छे से इंक्वायरी करेंगे, उसमें से क्रीम पॉइंट निकालेंगे और फिर डिबेट होगी असेंबली में। ये है कमेटी का काम, ठीक है। इसके अलावा जो हम बात करें कि बी आर अम्बेडकर वो लॉ मिनिस्टर भी बनाए गए, ठीक है, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा कुछ साइलेंट फीचर आप याद रखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ के हमने उसमें से चीज़ें अपने हिसाब से हमने ली, अपने फ़ायदे के हिसाब से। उसमें जैसे फंडामेंटल राइट हमने उठाया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, ठीक है ना, वो हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मीन्स जो राज्य है वो वेलफेयर होगा, लोगों के भले के लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरलैंड से उठाया। इमरजेंसी का जो प्रोमिनेंस है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने जो की थी 1975 में, ये हमने जर्मनी से उठाया, ठीक है ना। तो ये अलग अलग कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो हमने अलग अलग देशों से ली हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोइंग बैग भी बोलते हैं। बोरोइंग का मतलब होता है उधार, उधार लेना, ठीक है ना। तो बोरोइंग बैग का मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इनरिच किया है, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान रखें, फिर यहाँ पे ही पॉजिटिव लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ बोरोइंग बैग है, नहीं। आप ये लिखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोइंग बैग है, बट हमने अपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडियन एस्पिरेशन, उसके हिसाब से हमने चीज़ें ली हैं, ना कि बस हमने डिट्टो कट कॉपी पेस्ट हमने नहीं किया है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा फीचर में आ जाएगा कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, 395 आर्टिकल थे, शुरुआत में 8 शेड्यूल थे। इसके अलावा शुरुआत से ही हमने सभी को जो है वोटिंग राइट देने की बात की गई, हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट देने की बात की गई, ठीक है, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देने की बात की गई। तो ये कुछ कुछ पॉइंट हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट में कुछ नहीं है, बेसिक एक चीज़ है, मैं आपको बता चुका हूँ कि अंबेडकर जो हो सेपरेट इलेक्ट्रोड को मानते थे और गांधी सेपरेट इलेक्ट्रोड के खिलाफ थे। तो ये इग्नू वाले भी बड़ी बकवास कर रहे हैं, साइलेंट फीचर में यहाँ घुसा दिया इन्होंने, बताओ। बस आप इतना ही ध्यान रखें, ये साइलेंट फीचर का काम नहीं है। आप बस इतना इसमें याद रखें कि ये सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि कोई भी, जैसे एससी खड़ा है, एसटी खड़ा है, मुस्लिम खड़ा है, तो वहाँ पे सिर्फ वही लोग वोट कर सकते हैं। तो अंबेडकर इसके पक्ष में थे। अंबेडकर को ये था कि उससे ये जो लोग हैं ये जीतेंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ एससी एसटी को खड़ा कर देते हैं लेकिन मेजोरिटी में तो और लोग हैं, तो वो क्या पता इनको वोट दें या ना दें। तो अंबेडकर का व्यू सही था, सोचने का तरीका, ठीक है ना। वो सेपरेट इलेक्टोरल के पक्ष में थे, लेकिन गांधी उसके खिलाफ थे। गांधी ने माना कि इससे तो समाज जो है और ज़्यादा डिवाइड होगा। और इसी तरीके से क्या होता है, जब गांधी अंबेडकर जब इनकी बात नहीं मानते, अंबेडकर कंटिन्यू अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं सेपरेट इलेक्ट्रोड को लेके, तो गांधी फिर फास्ट पे चले जाते हैं, जिसको पूना सॉरी आजीवन मीन्स एक तरीके से अमरण तक, कि भाई जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं फास्ट रखूंगा। और वो फिर बाद में प्रेशर पड़ता है अंबेडकर के ऊपर, तो अंबेडकर अपनी जो जिद है ये सेपरेट इलेक्ट्रोड की छोड़ देते हैं, और गांधी और अंबेडकर के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसी को बोलते हैं पूना पैक्ट। तो ये पूना पैक्ट जो है, आप ध्यान रखें, ये समझौता है, ये एग्रीमेंट है, ये कॉम्प्रोमाइज़ है, किसके बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच। क्या था मुद्दा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अंबेडकर चाहते थे सेपरेट इलेक्ट्रोड, गांधी चाहते थे सेपरेट इलेक्ट्रोड ना हो। तो जब अंबेडकर की बात ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और ये अपनी बात पे अड़े हुए थे, तो गांधी को लगा कि फास्ट रख लो, ठीक है ना। और जब फास्ट रखा तो फिर गांधी के प्रति सहानुभूति लोगों की बढ़ गई, और बड़े बड़े जो नेता थे उन्होंने भी अंबेडकर को फोर्स किया कि ऐसे तो गांधी मर जाएंगे भाई, तुम अपनी जिद को छोड़ दो। तो वो फाइनली फिर सेपरेट इलेक्ट्रोड की जिद को अंबेडकर छोड़ देते हैं, और उसी को ही फिर जो समझौता हो उसी को बोलते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। तो ये अलग से चीज़ थी, प्लीज़ आप इसको ध्यान रखें। बाकी अब वापस मैं चलता हूँ साइलेंट फीचर पे। तो साइलेंट फीचर में आप ये सब लिखेंगे कि फंडामेंटल राइट की बात की गई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब सभी को वोटिंग का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा हमने बोरोइंग बैग मीन्स किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, ठीक है ना। तो ये बातें आप ज़रूर लिखें। और ओवरऑल मैं आपको लास्ट में इतना बता दूं, जो भी मैं आपको पूरा लेक्चर बताता हूँ, तो आप बस आपको एक काम करना है, आपको 5 से 6 पेज का क्रीम मटेरियल जो है वो निकालना है अपने लिए, ठीक है ना। और वही बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आंसर जब आप लिखेंगे तो आप उतने में से ही लिख पाएंगे। तो पहली बात तो मैं बहुत ही लिमिटेड में आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ, बट उस लिमिट में भी, उस अंडरलाइन में भी सारा आपको नहीं उतारना है। जो मैं समझाता हूँ, जो आपको अच्छे से
चीज़ें आपके दिमाग में जाती हैं और जिन पे मैं जोर देता हूँ, बस वो ध्यान रखना है और उससे 4-5 पेज बस आपको निकाल लेने हैं मटेरियल। इतना 4-5 पेज का आपको कंटेंट आपके पास हो गया तो आप इजीली आंसर वहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये है दोस्तों, थैंक यू सो मच।